इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के लिए मॉडल सेट 2 लेकर के आए हैं गणित का। इसमें 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसा कि बिहार पॉलिटेक्निक में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यदि m टू द पावर n इक्वल टू 32 जहां m एवं n धनात्मक पूर्णांक हैं, तब n पर पावर mn का मान है। इधर दिया हुआ है m टू द पावर n इक्वल टू 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, अर्थात यहां से हमें मिल जाएगा m का m 2 के बराबर होगा और n 5 के बराबर होगा। यही मान यहाँ पे रख दे। n की जगह पे हम 5 रखेंगे, m इंटू n अर्थात m के जगह पे 2 और n के जगह पे 5, इसे लिखते 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 करेंगे 10। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका दशमलव विस्तार है। सबसे पहले इसे परमीकरण करें। 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 8 72, 7 दूनी 14, 7 5 35। यह आ जाएगा 1/8 गुने 25, जिसे हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। तो जब हर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n इस रूप में हो, तो उसका दशमलव विस्तार शांत होता है। अर्थात यहाँ इस कंडीशन में इसका दशमलव विस्तार शांत होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x का मान ज्ञात करें यदि x बराबर इतना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह अनंत तक जाएगी। अगर ऐसा करें √6 प्लस √6 इस तरीका से होते जाएगा, तो अगर यहां से यहां तक काट दे तो इसके बदले में हम x लिख सकते हैं, अर्थात x बराबर √6 प्लस x। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x, या x स्क्वायर, x को एक साइड ले आए, माइनस x इक्वल टू 6, जिसे हम लिख सकते हैं x कॉमन ले ले तो x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 6। अब 6 को जैसा x लिखा हुआ उस रूप में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1, और दूसरा लिख सकते हैं -2 माइनस 2 माइनस 1, अर्थात x के जगह पे 3 और -2 होगा। यह ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मान क्या होगा। x टू दी पावर 6 माइनस y टू दी पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब, और ये बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस b, अर्थात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस xy अर्थात x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसके बदले में लिख सकते हैं, तो अब देखें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऊपर भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें ऊपर a बच गया और नीचे हर a बच गया,
तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये लिख सकते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिए माइनस ऐसा ही इसलिए क्योंकि इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं। हर ज्यों का त्यों रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऊपर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से माइनस एक्स वाई करें, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ये देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यह इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि इतना हो तो x क्या होगा। जैसे देखिए यह व्यंजक लेफ्ट हैंड साइड वाला लेस देन एंड इक्वल टू 0। ऐसे आसानी से समझने के लिए इसे हम दो पार्ट में देखते हैं। x प्लस 3 बाई माइनस 3 लेस देन 0 है और दूसरा कंडीशन कह रहा है x प्लस 3 बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। जब देखिए जब इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, यह माइनस 3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही होगा अर्थात x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। तो x माइनस 3 के बराबर होना तो किस में है, c में भी x माइनस 3 के बराबर है और d में भी x माइनस 3 के बराबर है। तो अभी हमें ये पोर्शन भी निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखें x का क्या वैल्यू दे ताकि ये कथन सत्य हो। इस व्यंजक का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा तब होगा जब ये निगेटिव है और निगेटिव तब आएगा जब x की वैल्यू यह -3 से बड़ा होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू जो होगी वह निगेटिव होगा अर्थात 0 से छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दोनों एक साथ लिखने क्या हो जाएगा, x का मान पहले तो इस कंडीशन से -3 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन में कर रहा है -3 के बराबर भी हो सकता है। तो यह कंडीशन होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण इतना में k बड़ा है 0 से के दोनों मूल वास्तविक होंगे। यदि दो मूल वास्तविक होने के लिए हम जानते हैं कि d की वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 0। तो इसमें देखें d बराबर हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यह बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। b स्क्वायर की जगह पे माइनस k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4 अर्थात k स्क्वायर माइनस 16 बड़ा
या बराबर 0 के। इसको भी आसानी से समझने के लिए दो पार्ट में आप करते हैं। के स्क्वायर माइनस 16 जब 0 के बराबर है, तो ये कब हो सकता है? के का वैल्यू हमें होना चाहिए प्लस माइनस 4, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि के जो है 0 से बड़ा है, तो अर्थात के बराबर हमें 4 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि के स्क्वायर माइनस 16 यह बड़ा होगा 0 से, तो बड़ा होने के लिए हमें चाहिए कि के स्क्वायर का मान जो है 16 से ज्यादा हो, अर्थात के का मान बड़ा होना चाहिए 4 से। तो दोनों को मिलाकर के लिखते हैं एक साथ लिखने के लिए, के बड़ा होना चाहिए 4 से और साथ में 4 के बराबर भी होना चाहिए। तो यह ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, के का मान ज्ञात करें। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं, इस प्रकार हैं कि इतना 21/4 के बराबर है, तो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो इससे हमें निकल जाएगा मूलों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 5/2, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए अर्थात 3/2। जब इतना आ जाने को तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं अब, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 3/2, 2 कैंसिल आउट, इसे लिख सकते हैं 25/4 माइनस 3, 4 एलसीएम 25 माइनस 12 13/4। तो आप देखिए इस इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 13/4 प्लस के इक्वल टू 21/4, के का मान निकाल दें 21/4 माइनस 13/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम 21 माइनस 13 घटा देंगे 8/4, अर्थात के का वैल्यू 2 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो समांतर श्रेणियां 9, 7, 5 एवं 24, 21, 18 इत्यादि का n वां पद समान है, तो पहली स्थिति में यहां पे दिया हुआ है d का वैल्यू, सेकेंड में से फर्स्ट घटाते 7 माइनस 9 करें ये -2, दूसरी में d का वैल्यू है 21 माइनस 24 माइनस 3, इसमें पहला पद t1 बराबर 9, इस t1 बराबर 24, कह रहा है दोनों का n वां पद समान है, तो पहली स्थिति का n वां पद हम जानते हैं nth टर्म बराबर पहला टर्म प्लस n-1 d होता है। इसी फॉर्मूला को लेकर के पहले समांतर श्रेणी का n वां पद अर्थात 9 प्लस n-1 d की जगह पे -2 यह होगा, और कह रहा है कि इसके n वां पद के बराबर है, तो 24 पहला पद प्लस n-1 d के जगह पे -3, इसको हम हल कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 9 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3, इधर -3n इधर -2n,
n को एक साइड ले आए तो यह 3n प्लस में आ जाएगा, -2n, इधर 24 प्लस 3 27, इधर 9 प्लस 2 11, दूसरी तरफ जाएगा माइनस। इस प्रकार से n की वैल्यू 3n - 2n, n इक्वल टू आ जाएगा 16, अर्थात 16वां पद समान होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं, तब k का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि जब समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएं, बराबर होता है तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं। इसी का प्रयोग करके हम यहाँ करेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा दे तो 2k² में से k² माइनस करेंगे, ये आ जाएगा k², फिर प्लस 3k में से -4k, यह -k, और प्लस 6 में से -8 करेंगे तो -2, ये आ जाएगा t2 - t1। फिर t3 में से t2 को घटा दे, 3k² माइनस 2k², यह k², 4k में से 3k घटाएंगे तो यह प्लस k, और 4 में से जब 6 घटाएंगे तो -2, तो क्या आ जाएगा k² कैंसिल, -2 कैंसिल, यहाँ पर -k और दूसरी तरफ k को एक तरफ लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस k और ये वाला आ जाएगा, तो 2k और दूसरी तरफ कुछ नहीं, 2k = 0, इसलिए k का वैल्यू 0 आएगा। तो k का मान यहाँ पर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है PQ समांतर SR के सहित एक समलंब PQRS के विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि PQ बराबर 3SR है तो त्रिभुज POQ और ROS के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है PQRS, PQ समांतर है SR के, इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और PQ बराबर 3SR, अगर यह x है SR की दूरी तो यह 3SR है, अर्थात 3x है। तो कह रहा है कि POQ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ROS इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखें, इन दो त्रिभुज में ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, अर्थात क्या होंगे, बराबर होंगे सम्मुख कोण। चूंकि ये समांतर रेखा है तो ये कोण बराबर होगा R के, और ये तीसरा कोण S बराबर इसके, अर्थात दोनों त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो ए से दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज POQ और त्रिभुज ROS यह होंगे समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल जो होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, सम्मुख जो कोण बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा इसका x और इसका 3x के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका 3x² बराबर होगा इसका x²। तो हम लिख सकते हैं 9x² बराबर x², या 9:1, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 11। एक चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो एक सर्किल के परिधि पर के शीर्ष हो, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो कह रहा है कि कोण ए, बी, सी और डी का मान दिया हुआ है। तो कोण ए क्या होगा? इसमें क्या, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। इसी का पालन करके हमें बनाना है। तो कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। तो देखें, कोण ए प्लस सी से ए क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3y प्लस 7 डिग्री प्लस 23 डिग्री, यह 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। कोण बी प्लस डी से 4x प्लस y प्लस 12 प्लस 8, ये 20 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों से हम x और y का मान निकाल देंगे, फिर ये में भर दें। तो इससे हमें मिल जाएगा x प्लस 3y, 30 दूसरी तरफ माइनस होगा तो 150 डिग्री। इससे हमें मिल जाएगा 4x प्लस y इक्वल टू 160 डिग्री। इसमें y है, इसको अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 12x प्लस 3y बराबर 480। प्लस 3y माइनस प्लस 3y हमें घटाना है y को काटने के लिए, तो लिख सकते हैं माइनस 11x इक्वल टू 0, 3, 3 माइनस में। तो अगर x की वैल्यू निकालना है तो माइनस 330 बटे माइनस 11, तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। x का मान जब हमें पता चल गया तो कोण ए का मान पूछ रहा है, तो कोण ए का मान आप निकाल सकते हैं। x की जगह पे 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री प्लस 7 डिग्री, यह होगा 37 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। उस रेखा का समीकरण खाली जगह है जो 2, 3 से होकर गुजरती है तथा x h के समांतर है। x h के जो भी समांतर रेखा होती है उसे हम कहते हैं y इक्वल टू कुछ देते हैं। तो इस कंडीशन में चूंकि यह लाइन 2, 3 से होकर के जाती है तो यह इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, अर्थात y का मान इसमें क्या है? 3 है, अर्थात y इक्वल टू 3 इसका समीकरण होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13। बिंदु इतना एवं इतना एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है के सिरे हैं। यदि तीसरा शीर्ष 4-1 है तब चौथे शीर्ष के निर्देशांक है। समांतर चतुर्भुज है के शीर्ष हैं -1, 0 और विकर्ण के शीर्ष हैं तो सामने वाले लिखेंगे 2, 2। यदि तीसरा शीर्ष 4-1 है तो मान लिए कि इसका चौथा शीर्ष x, y है। तो देखें, समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसी का फायदा उठा करके x, y का मान हम निकालेंगे। तो देखिए, इस भुजा की अगर लंबाई हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसका लंबाई x नियामकों का अंतर का वर्ग अर्थात 1 - 4, यह हो जाएगा -5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 0 - -1 का वर्ग करेंगे 1
अर्थात √26। इस भुजा की लंबाई 4 - 2 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस -1 - 2 अर्थात -3 का वर्ग करेंगे 9। यह आ जाएगा √13। अब सामने वाली भुजा की लंबाई जब मुझे मालूम हो गया है तो देखें x y की जगह पे इन चारों में से कौन सा रखें जिससे कि इसकी लंबाई √26 आ जाए। तो देखिए अगर पहला हम जब चेक करते हैं कि अगर इसके जगह पे 1 - 3 हो तो क्या ये √26 आता है। तो इन दोनों के बीच की लंबाई निकालें तो क्या होता है, x नियामकों का अंतर 1 - 2 -1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस -3 - 2 -5 का वर्ग करेंगे 25, अर्थात यह √26 आ रहा। लेकिन इतना से ही काम नहीं चलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें निकालना चाहिए और वो आना चाहिए √13। तो देखिए x नियामकों का अंतर 1 -1 अर्थात 2 का वर्ग करेंगे, यह 4 प्लस 3 - 0 -3 जिसका वर्ग करेंगे 9। तो यह √13 अर्थात दोनों तरीके से सही है। तो इसका आंसर जो आएगा 1 - 3 आएगा। इस तरीका से आप जल्दी बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वृत्त के केंद्र एवं इसके परिधि पर के एक बिंदु के निर्देशांक क्रमशः c 3 - 4 एवं a -2 1 है तो वृत्त की त्रिज्या है। इसके केंद्र के निर्देशांक है 3 - 4 और परिधि पर का एक बिंदु a है जिसके निर्देशांक है -2 1। तो इसकी त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ही त्रिज्या होती है, तो इसी की लंबाई पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए, त्रिज्या r बराबर जो होगा इसी की लंबाई होगी और इसी की लंबाई आप निर्देशांक दिए हुए हैं तो निकाल सकते हैं आसानी से। 3 -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दें प्लस -4 -1 का वर्ग, यह आ जाएगा 3 + 2 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस -5 का वर्ग करेंगे ये भी 25, यह हो जाएगा √50, जिसे हम लिख सकते हैं 5√2। सभी सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर में आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह बिंदु जिस पर रेखा YH को काटती है। देखें अगर कोई रेखा YH को जिस भी बिंदु पर काटती है उसके x नियामक 0 होंगे और y नियामक कुछ भी। तो अगर रेखा मान लीजिए कि यह 2x + 3y है इक्वल टू 6 है, तो यह इस बिंदु पे काटते हैं तो इसके नियामक क्या होंगे, y की जगह पे y की वैल्यू हमें निकालना है। तो x की जगह पे तो हमें मालूम है, तो x की जगह पे 0 रख दें तो क्या हो जाएगा 2x यानी 2 × 0 प्लस 3y बराबर 6, ये तो 0 आ जाएगा अर्थात 3y = 6। इससे हमें मिल जाएगा y = 2। तो इसके नीचे निर्देशांक होंगे जिस बिंदु पे काटेगा वह 0y की जगह पे 0 2 होगा अर्थात y की जगह पे 2 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर साइन को कॉस में हम बदलें तो cos स्क्वायर और ये 90 डिग्री माइनस थीटा होता है अर्थात 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 में से 32 घटा दें, यह आ जाएगा 58 डिग्री।
तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 58 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री, इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर इसे कॉस स्क्वायर 71 डिग्री को साइन में हम बदलें तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 19 डिग्री अर्थात कॉस स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 19 डिग्री, इसका भी मान 1 होता है अर्थात 1/1, जिसका मान 1 होगा। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, इसका मान है ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी अर्थात साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बदले लिख सकते हैं। तो देखिए ये गुना में है, नीचे वाला भी पूरा वही पोर्शन कैंसिल आउट, तो ऊपर हमें बच जाएगा इतना प्लस ये, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह बराबर है, इसके लिए हम लिख सकते हैं अगर ऊपर नीचे कंजुगेट से हम गुना कर दें तो इधर 1 माइनस साइन थीटा, तो हमें गुना करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा से, यह ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा से, तो ऊपर ज्यों का त्यों रहने दें कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कट जाएगा, यह बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगर साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। अगर साइन को कॉस में हम बदलते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री। यदि हम कॉस को, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से 30 घटा दीजिए, ये 60 डिग्री के बराबर होगा अर्थात ऊपर भी कॉस 60 डिग्री नीचे भी कॉस 60 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, टावर के शीर्ष से लेकर भूमि स्तर पर टावर के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया कि यह एक टावर है, तो कह रहा है इसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बनता है वह 60 डिग्री बनता है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज से tan 60 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं लंब h और बटे आधार यह 15 मीटर। tan 60 डिग्री का मान हमें मालूम है, यह होता है √3 h बाई 15 मीटर। इससे हमें मिल जाएगा h इक्वल टू 15√3 मीटर। क्योंकि यह ऑप्शन में नहीं है तो √3 का वैल्यू इसमें रखें
15 गुने 1.732 मीटर, अर्थात इसका 1.5 गुना से ज्यादा। 15 और 7 21, 21 से भी ज्यादा होगा। तो देखिए सिर्फ एक ही है ऑप्शन सी वाला, तो ऐसे भी बिना गुना किए हुए इसका आंसर लगा सकते हैं, और गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25.95 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रातः 5 से साय 5 तक खाली जगह इतनी बार एक घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। सुइयों में सिर्फ आपको घंटा और मिनट देखना है, सेकेंड नहीं। तो देखिए, अगर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 बजे क्या होगा, मिनट की सुई 12 पे और घंटा की सुई 5 पर। जब 6 बज जाएगा तो क्या होगा कि यह मिनट की सुई एक चक्कर लगा करके आएगा। तो उस बीच एक समय ऐसा आएगा जो कि दोनों सुई, घंटा की सुई भी और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, अर्थात कि 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात 1 घंटा में यह एक बार दोनों मिलेगा। तो जितने घंटे हो रहे हैं 5 बजे सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक, उतनी बार ये दोनों 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वैसा जो होगा वह 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूरा 12 बार दोनों मिलेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। कह रहा है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, इसका केंद्र O है और Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई यह 12 मीटर है। तो कह रहा है PQ की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखें, यह तो समकोण बनाता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा कर्ण का वर्ग अर्थात 12 का वर्ग माइनस अन्य भुजा का वर्ग 5 का वर्ग, यह आ जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस 25, यह आ जाएगा सभी सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगा √119 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, यूज पाई इक्वल टू 22/7। पाई की जगह पे 22/7 का प्रयोग करना है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, पाई r² θ/360। तो इसी का प्रयोग हम करेंगे। पाई की जगह पे कह रहा है 22/7 लीजिए, त्रिज्या की जगह पे 21 सेंटीमीटर, 21 गुने 21, थीटा की जगह पे 120 डिग्री और 360 डिग्री। 7 या 21, 3 3 कैंसिल, 22 गुने 21 यह आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 3 वृत्त जिसके केंद्र OPQ हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हों, तो त्रिभुज OPQ का परिमाप
क्या होगा। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और एक तीसरा वृत्त है। कह रहा है पहले की त्रिज्या, इसके केंद्र को मिलाया गया है। पहले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और तीसरे की 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरीका से OPQ बना हुआ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो इसकी भुजाओं की लंबाई होगा। सभी को योग कर दें। एक भुजा 5 + 6 11, दूसरी भुजा 6 + 7 13 और तीसरी भुजा 7 + 5 12। यही इसका परिमाप होगा। तो ये आ जाएगा 36। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25। एक शंकु की त्रिज्या ए सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, अर्थात ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यदि शंकु को समान त्रिज्या वाले एक बेलन में रूपांतरित किया जाए तब a के पदों में बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल लें। तो शंकु का आयतन बराबर हम जानते हैं 1/3 पाई r² अर्थात a का स्क्वायर, और ऊंचाई इसका कह रहा है कि त्रिज्या का दुगना अर्थात 2a है। तो यह शंकु का है। जब बेलन में रूपांतरित किया जाता है तो बेलन का आयतन इस शंकु के आयतन के बराबर होगा, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई r²। चूंकि कह रहा है कि त्रिज्या समान रखा गया है, अर्थात जो शंकु की त्रिज्या a थी तो इसका भी त्रिज्या a ही है। पाई a² इंटू इसकी ऊंचाई हमें निकालना है, तो इसी h का मान दे निकालना है। पाई पाई कैंसिल, इधर h रहने दे, बाकी दूसरी तरफ a² से इसको काट दें तो h बराबर कितना आ जाएगा 2a/3। जो प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा इसका मान होगा 2a/3, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। दो शंकुओं का व्यास समान है, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है तब शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई r/l होता है। तो व्यास समान है अर्थात इसकी त्रिज्या भी समान होगी। क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो हम कह सकते हैं कि पहले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r और l1 तिर्यक ऊंचाई और दूसरे का पाई r/l2 होगा। तो पाई r कैंसिल, अर्थात यह जो अनुपात होगा तिर्यक ऊंचाई का अनुपात जो है उसी के बराबर होगा, अर्थात तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:2 दिया हुआ है तो यह 5:2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। 5 प्रेक्षणों इतना और x + 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान क्या है। समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य बराबर हम जानते हैं आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग x + x2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण, 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर दें तो यह बराबर होता है समांतर माध्य के, जो कि दिया हुआ है 11। अब इसको हल करके x का मान निकाल सकते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा x 1 2 3 4 5 5x + 2 + 4 6
6 + 6 12 8 20 बटे 5 बराबर 11। इससे हमें मिलेगा 5 को दूसरी साइड में गुना हो जाएगा 5x + 20 = 55। इससे हमें मिलेगा 5x = 20 माइनस हो जाएगा यानी 55 - 20 यह आ जाएगा 5x = 35। 5 को दूसरी तरफ साइड में ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 5 × 7 = 35। x का मान 7 होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे अधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति माप कौन सी है? तो बहुलक, माध्य, माध्यिका इनमें से कोई। इन तीनों में से सभी से उपयुक्त माध्यिका है जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रायिकता के विषय में गलत है? गलत कथन हमें ढूंढना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यह कथन सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता P का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी सत्य है। अर्थात गलत कथन कौन सा होगा? लास्ट में एक जो बचा है यही, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको समझते हैं। यदि किसी घटना E की प्रायिकता P और किसी घटना E न घटने की प्रायिकता P E डैश बराबर 1, जहां की E एवं E डैश का मान समान रूप से संभावित घटनाओं, संभावित नहीं असंभव घटना होना चाहिए, यहाँ पर असंभव होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन डी गलत कथन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यदि दो निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके जाते हैं तब दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला पासा और दूसरा पासा, तो समान अंक आने की प्रायिकता कौन कौन सी घटना हो सकती है? पहला में भी 1 आए, दूसरा में भी 1 आए। पहला में 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इतना तरह के ही समान घटना घट सकती है। तो कुल अनुकूल घटना जो होगी वह 6 तरह की हो सकती है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 बटे कुल घटना कितनी घट सकती है? पहले पासे पे 6 तरह का आ सकता है, दूसरे पासे पे 6 तरह का आ सकता है। तो 6 6 कैंसिल, 1 बटे 6 इसकी प्रायिकता होगी जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।